हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अलजबरा बेसिक अलजबरा स्टार्ट किया था और उसमें हमने पहली वीडियो में ओवरव्यू दिया था कि हम बेसिक अलजबरा स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की जो वीडियो है हम फंडामेंटली सिर्फ ये समझेंगे कि जो अलजबरा है वो स्टार्टिंग में बेसिकली कैसे स्टार्ट हुआ और हम उनको जो अर्थमेटिक से जब अलजबरा में जाते हैं तो अननोन और नॉन वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स कोफिशिएंट्स उन टर्म्स को हम आज बहुत ही डिटेल में समझेंगे और आप लोगों का आज जो कंसेप्ट है इसका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो पिछली वीडियो आप हमारी बेसिक प्लेलिस्ट बेसिक मैथ की भी ले सकते हैं और इस वीडियो को भी देख सकते हैं और आज की वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अलजबरा का सबसे फाउंडेशन यानी कि सबसे बेसिक जो कंसेप्ट है कैसे अलजबरा में ये चीज़ें बन रही हैं, 2-3 एग्जांपल से मैं इसका आपको एग्जांपल से क्लियर करूँगा कि हमारा अलजबरा जो बिल्कुल बेसिक में स्टार्ट होता है और बच्चों को थोड़ी सी उसमें कठिनाई महसूस होती है तो उसको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो में और आप इसको देखें कि मैंने एग्जांपल लिया है कि 2 दोस्त होते हैं, दोनों दोस्तों के पास समान अमाउंट में मार्बल है यानी कि कंचे हैं। उन कंचों को उन्होंने एक बाउल में डाल दिया। तो मान लीजिए एक राम है, दूसरा श्याम है। तो उसने एक्स कंचे डाले, लाल रंग के थे, जो हमें पता नहीं है कि वो कितने कंचे हैं, लेकिन उनकी जो मात्रा है वो एक बॉक्स में से निकाली थी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है दोनों की। तो उसको यदि हम अननोन क्वांटिटी को लेते हैं तो उसको हमने एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना है जिसको हम एक्स बोल रहे हैं यहाँ पर। तो मान लो हमने एक लड़के ने डाले एक्स कंचे लाल वाले और दूसरे फ्रेंड ने डाले एक्स कंचे। तो दोनों जो अननोन क्वांटिटी हैं उनको हमने वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया एक्स से। तो जब हमने इनको दोनों को डाल दिया तो आप लोगों को पता ही है कि इसके अंदर कंचे कितने हो जाएंगे। अब हम यहाँ वेरिएबल शब्द का यूज़ करें, मैं उसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करके बताता हूँ कि मान लो आप बच्चों को बोला जाए कि x की जगह कितने कंचे हैं, तो कोई बच्चा सोचेगा कि 10 कंचे हो सकते हैं, कोई बच्चा सोचेगा 20 कंचे हो सकते हैं, कोई बच्चा सोचेगा कि ये 50 कंचे हो सकते हैं। तो सभी का अपना अपना आंसर है, तो वही वेरिएबल है यानी कि इसके अंदर है सभी अपनी वेरी कर सकते हैं संख्या, कोई भी इसका मान कुछ भी रख सकता है। मान लो किसी बच्चे ने ये सोचा कि इसमें दोनों ने 20-20 कंचे डाले, तो x की जगह पर क्या हो गया 20 हो गया, यानी कि जो 20 जो हमें पता नहीं था उसकी वैल्यू क्या यहाँ पर x है। यानी कि 20 कंचे एक फ्रेंड ने डाले और 20 कंचे दूसरे फ्रेंड ने डाले, तो इसके अंदर टोटल कंचे कितने हो गए 40। लेकिन ये तो जब हम बोल के बता रहे हैं कि 20 कंचे उसने डाल दिए, 20 कंचे उसने डाल दिए। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि एक हमें निश्चित पता नहीं है कि वो अमाउंट कितनी है, लेकिन कंचे समान है, एक बॉक्स रखा था उसमें भी उतने ही कंचे हैं, दूसरा बॉक्स है उसमें भी उतने ही कंचे, तो कंचे तो समान है दोनों बॉक्स में और उनको ये नहीं पता कि इन बॉक्स में कितने कितने हैं, वो उन्होंने कंचे इसके अंदर डाल दिए। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि x हम यहाँ पर किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी का हमें पता नहीं है उसके लिए हम x यूज़ कर रहे हैं। y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, हम इनको वेरिएबल बोल लेंगे और हिंदी में इनको बोल लेंगे हम चर, हिंदी में बोल लेंगे चर, और कॉन्स्टेंट बोल लेंगे हम एचर। सर और एचर यानी कि नोन और अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, नोन क्वांटिटी जिनकी वैल्यू हमें पता है। जैसा कि हम नंबर सिस्टम में हमने सारे तरह के नंबर पढ़े हैं, नेचुरल नंबर पढ़ा है, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, रियल पढ़ा, सभी प्रकार के नंबर हमने पढ़े हैं। उन नंबर्स की एक फेस वैल्यू होती है, किसी भी नंबर को हम जब लिखते हैं तो उसकी वैल्यू हमें पता रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया मेरे पास 10 रुपये हैं, तो मैं क्या बता रहा हूँ, करेंसी बता रहा हूँ कि रुपया करेंसी है और उसकी क्वांटिटी मेरे पास है 10। तो 10 रुपया जो है ना वो वैल्यू उस नोट की दिखा रहा है कि 10 रुपये इसकी वैल्यू है। लेकिन जब हम किसी अननोन क्वांटिटी को बताएं तो उसको हम मान लेते हैं किसी सिंबॉलिक फॉर्म में। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में जब हम इनको x, y, z इस प्रकार से हम लिखते हैं, तो x हमने मान लिया कि जो एक बॉक्स से कंचे डाले वो x कंचे थे, दूसरे बॉक्स से डाले वो y कंचे, तो टोटल कंचे कितने हो गए x प्लस x यानी कि 2x कंचे हो गए। ये बात आपको पता है इस बॉक्स में। अब मान लीजिए एक स्थिति और ले लेते हैं हम। एक स्थिति हमने ली कि उसमें से 7 कंचे निकाल दिए,
अगर हम ये बोल रहे कि 7 कंचे निकाल दिए तो अब इसके पास इस कटोरे में, इस बाउल में कितने कंचे हैं, तो हम लिखेंगे कि 2x तो कंचे थे और 7 कंचे इसमें से माइनस कर दिए, तो अब ये जो कंचे हो गए 2x माइनस 7, ये कंचे इस बाउल में हैं। तो इस प्रकार से एक व्यंजक बन चुका है, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक नाम देंगे। हिंदी में ये बन जाएगा बीजीय व्यंजक। आप बच्चों को मैं थोड़ा सा बेसिक अर्थमेटिक में भी बताता हूँ कि मान लो आपको कोई बोले कि 10 रुपये में से 5 रुपये माइनस करो, तो 10 रुपये में से 5 रुपये माइनस करो तो हम इसको ये लिख देते हैं कि 10 माइनस 5। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, इसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यानी कि अंकगणितीय व्यंजक। तो इसी प्रकार बीजगणितीय व्यंजक में हमारे क्या क्या चीज़ होती है, हमारे उसमें वेरिएबल और अननोन यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट यानी कि नोन और अननोन क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो 7 है वो क्या है, 7 है वो बेटा एचर क्वांटिटी है यानी कि कांस्टेंट है। और ऐसी x, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट x का डबल 2x मीन्स डबल ऑफ x, तो ये हमारा पार्ट है चर पार्ट यानी कि वेरिएबल पार्ट है। तो आप इसको समझ गए होंगे कि ये जो एक हमने स्थिति को रिप्रेजेंट किया है कि किसी भी अननोन क्वांटिटी को हम जब लिखते हैं तो उसके अंदर हम वेरिएबल पार्ट भी और कांस्टेंट पार्ट भी दोनों यूज करेंगे, और फिर साथ में एक माइनस या प्लस का निशान भी होगा। एक स्थिति दूसरी ओर ले लेते हैं। इस स्थिति में क्या बताया कि राम और श्याम नाम के 2 फ्रेंड हैं, इनके पास दोनों के पास मान लीजिए 50 कंचे इसके पास हैं, 50 कंचे इसके पास हैं। दोनों के पास कितने कंचे हैं, 50 कंचे हैं। चलिए अब हम बोलते हैं कि भाई ये कंचे इनको इस बॉक्स में डालने हैं एक एक करके, एक बार राम डालेगा एक बार श्याम डालेगा और उनको ये फिल कर देने हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक एक की टर्न जब आएगी तो आप इसकी काउंटिंग करेंगे, इस तरफ से है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम इनमें कॉलम की संख्या गिने तो 8 कॉलम हमें दिख रही है। इधर से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपकी लाइन भी 8 है। यानी कि अगर हम इनमें अरेंज करें एक एक कंचे को, एक एक बॉल को, तो मान लो राम ने एक बॉल डाल दी, फिर श्याम ने एक बॉल डाल दी, पहला कॉलम। तो राम वाली बॉल मान लीजिए लाल वाली है, तो ये मान लो लाल बॉल डाल दी राम ने। फिर श्याम ने डाली है नीले वाली बॉल, तो ये नीले वाली बॉल है श्याम की होगी। फिर राम की एक और बॉल आएगी, वो इस प्रकार से यहाँ फिल कर देगा। फिर श्याम डालेगा। एक स्थिति तो ये हो सकती है हम एक एक करके इनको फिल करवाएं, तो ये बॉक्स आपको पता है कि इस बॉक्स में 8 कॉलम है और 8 ही लाइन है, रो है। तो इसके अंदर टोटल जो कंचे होंगे वो कितने फिल हो जाएंगे आप देख सकते हैं। दूसरी हम ये स्थिति कह सकते हैं कि राम को बोले कि एक लाइन तू फिल कर दे, तो राम ने अपने लाल कंचों से ये पूरी लाइन फिल कर देनी है। फिर हम बोलेंगे कि भी एक लाइन श्याम आप फिल कर दो, तो वो नीले कंचों से नीले लाइन फिल कर देगा। इस प्रकार से आप देखोगे कि इसके अंदर टोटल कंचे कितने फिल हो जाएंगे, ये आपने देखना है। तो अगर हम ये बोलें कि ये 8 को यदि हम x मान लें कि इस प्रकार से हमें शो हो जाए कि ये जो संख्या है ये x है, तो 8 की जगह क्या हो गया यहाँ पर x हो गया, जबकि हमें पता है कि 8 है तो 8 को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ऐसे ही इस तरफ भी 8 है तो 8 को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब हम देखें कि जब इधर भी हम कंचे और इधर भी इनको जब फिल करेंगे बॉल को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x कंचे इस तरफ से फिल हो रहे हैं, s कंचे इस तरफ से फिल हो रहे हैं। तो हम इस क्वांटिटी को क्या लिख रहे हैं, x इंटू एक्स। हमें पता है कि एक स्क्वायर टाइप का जो कोई बॉक्स होगा, तो उस बॉक्स में जब हम कंचों को फिल करेंगे तो आपके पास x कंचे ये फिल होंगे, x कंचे ये फिल होंगे, तो उसके अंदर टोटल कंचे कितने हो जाएंगे, x इंटू एक्स। जैसा कि हमने पहले अर्थमेटिकली किया हुआ है कि मान लो अगर हमें कोई बॉक्स लें और उस बॉक्स में ऐसे 8 लाइनें ले लें, जैसे इस बॉक्स की तरह 1 2 3 4 8 लाइनें और 8 लाइन, तो 8 गुणा 8 इसके अंदर टोटल खाने कितने हो जाएंगे, 64 खाने हो जाएंगे। तो ऐसे ही जब हम इसको अलजेब्रिकली दिखाएंगे तो ये इधर हमारी जो बॉक्स की क्वांटिटी कितनी है, x है, और इस तरफ भी कितनी है, x है। तो नंबर ऑफ लाइंस को और कॉलम को हमने x मान लिया, तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, x स्क्वायर, ये क्वांटिटी होगी। और इनके पास टोटल कंचे थे कितने, 50 और 50
100 कंचे थे। अब 100 कंचे में से आपको पता है कि यहाँ कितने आ चुके हैं, x इंटू एक्स। मान लो हमें ये पता चला कि x कंचे और x कंचे, तो x इंटू एक्स यहाँ, और कितने कंचे आ चुके हैं यहाँ पर 64 आ चुके। तो कितने बचे बाकी, हम 100 में से 64 को माइनस कर दें तो कितने हो गए 36। तो हम इस एक्सप्रेशन को अल्जेब्रिकली कैसे लिखेंगे, अल्जेब्रिकली लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36। आप देख सकते हैं कि हमने अगर ये बोल दिया कि इसको नंबर ऑफ रो, यहाँ दिख रहा 8 लेकिन हमने 8 को क्या मान लिया, x मान लिया, तो x रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, तो 8 इंटू 8 यानी कि 64। तो 64 हमारे कंचे इसमें फिल हो चुके हैं, गोल फिल हो चुके हैं, तो बाकी कितनी बच गई 36। तो ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में मैंने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो आपका जो ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें आपको एक वेरिएबल के साथ उसकी पावर भी दिख रही है, x की पावर 2 और प्लस में 36। तो ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, और वेरिएबल में साथ में इसकी पावर है। पावर को हम डिग्री भी बोलते हैं, हिंदी में घात भी बोलते हैं। तो ये आपका बन जाएगा घात, पावर भी बोलते हैं। तो ये जो आपका सेकंड हमने एक एग्जांपल लिया है, इसमें वेरिएबल कौन है, x है, और उसकी पावर कितनी है 2 है, और कांस्टेंट कौन है 36 प्लस 36। तो ये आपका है कांस्टेंट्स, और ये आपका है वेरिएबल, और ये है 2 इसकी डिग्री, डिग्री भी बोलते हैं इसको, पावर भी बोलेंगे। और ये इसका प्लस माइनस का निशान जो हमें ये बताता है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म है, क्योंकि ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है। 2 टर्म का जब हम कनेक्शन करेंगे तो वो सिर्फ प्लस और माइनस के निशान से ही कनेक्शन कर सकते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो उससे टर्म्स आपस में कनेक्ट नहीं होंगी। एक ही कनेक्ट का आपस में हम, जैसे ये इसको आप समझें कि 2x है, तो 2x अपने आप में एक टर्म है, 2 की गुणा हो रखी है x से, तो x हमारा वेरिएबल है, इसकी हमने 2 से जो गुणा की है किसी नंबर से, तो ये डबल x हो गया, तो ये अपने आप में एक ही टर्म है। ऐसी एक्स स्क्वायर, मान लो एक्स स्क्वायर के साथ मैं कुछ गुणा कर देता हूँ या भाग कर देता हूँ, तो गुणा या भाग कर देने के साथ इस चर के साथ, तो इसकी टर्म चेंज नहीं होगी, टर्म ये वही रहेगी, एक्स स्क्वायर ही टर्म है, प्लस में 36। तो आपको ये क्लियर हुआ इसका पॉइंट भी। अब हम थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं, एक दो। इक्वेशन क्या होती है, अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन में हमारा मुख्य जो कंडीशन होती है, स्थितियाँ होती हैं कोई भी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कोई एक बच्चा कहता है, लेकिन वो अपनी बात को 2 तरीके से कहता है। एक बार तो ये कह रहा है कि मेरी जेब में जितने पैसे हैं उसका यदि डबल कर दें और उसमें से 5 रुपये कम कर दें, तो वो पैसे किसके बराबर हैं, जो मेरी एक जेब में पैसे, जो ओरिजिनल पैसे हैं, डबल करने से पहले जो पैसे हैं उसमें 5 रुपये ऐड कर दें, उसके बराबर है। तो ये 2 स्थितियों को हमने इक्वल कर दिया। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें ये क्या कह रहा है कि मेरे पास कुछ रुपए हैं, उस रुपयों का आधा मैंने दान में दे दिया, या वो आधे रुपए मैंने क्या कर दिए, खर्च कर दिए, और 10 रुपये मैंने घर पे आकर के एक सामान और खरीद लिया। तो कुल मैंने क्या कर दिया, जो मेरे पास जेब में रुपए थे उसका आधा पहले खर्च कर दिया, और फिर 10 रुपये फिर मैंने खर्च कर दिए, और इज इक्वल टू 40। ये क्या बता रहा है कि अब भी मेरे पास 40 रुपये बचे हुए हैं। तो अब ये क्वेश्चन स्थिति ये बता रहा है कि मेरे पास कितने रुपए स्टार्टिंग में थे। तो यानी कि कोई अननोन क्वांटिटी अगर हम यहाँ पर मानते हैं तो उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। यानी कि स्टार्टिंग में हमारे पास क्वांटिटी क्या थी, x क्वांटिटी थी, यानी कि कितने रुपए थे, x रुपये थे। तो x रुपये का आधा खर्च हो गई, तो हम उसको लिखेंगे x/2, क्योंकि जितने रुपए हमारे पास थे उसका हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 से। क्यों कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि जितने मेरे पास पैसे थे उसके आधे मैंने खर्च कर दिए, इसका मतलब x को डिवाइड कर दिया। अब उसके पास कितने बचे, आधे पैसे बचे, आधे में से उसने क्या करा, 10 रुपये और खर्च कर दिए। तो हम उसमें से माइनस में 10 करेंगे, यानी कि 10 रुपये को हम घटाते हुए दिखा रहे हैं कि जो अभी भी बचे थे, कुल रुपये उसके पास थे, उसके पास उन रुपयों में से भी उसने क्या कर दिए, 10 रुपये घटा दिए। अब वो कहता है कि 40 रुपये मेरे पास अभी भी हैं, इसका मतलब हम यहाँ दिखाएंगे इक्वल टू का निशान, यानी कि बराबर का निशान लगाएंगे। अब भी जो चीज़ है, तो इस स्टेटमेंट को एक वर्ड में हम और भी कह सकते हैं, ये बोल रहे हैं कि किसी संख्या का आधा करके उसमें से 10 रुपये घटाने पर भी 40 प्राप्त होता है, या 40 शेष बचता है।
तो ये भी एक इसकी स्टेटमेंट हो सकती है। इसकी स्टेटमेंट को मैं लिख के दिखाता हूँ। किसी संख्या के आधे में से 10 घटाने पर 40 शेष बचता है। इस स्टेटमेंट को, इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को समझें कि यहाँ पर अननोन क्वांटिटी और नॉन क्वांटिटी, वेरिएबल और कांस्टेंट का कैसे कॉम्बिनेशन किया है और इसको हमने इक्वेशन के रूप में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में कैसे व्यक्त किया। ये देखें, किसी संख्या, यानी कि हमें नहीं पता कि वो कितनी संख्या है, क्या कितनी अमाउंट है, तो ये कहा कि किसी संख्या के आधे, उस संख्या के आधे में से भी 10 रुपये घटाएं तो हमें कितना मिलता है, 40 रुपये शेष बचता है, यानी कि ये भी 40 रुपये। तो इसको हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह लो, और जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इक्वल टू में आ जाए, यानी कि उसको हम किसी संख्या के साथ कंपेयर कर दें, तो इधर हमारा एक्सप्रेशन था, इसको हमने कंपेयर किससे किया, 40 रुपये से, यानी कि जो 40 रुपये जो शेष बचे हैं ना, वो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है। इसमें आप अगर समझें तो वो संख्या क्या थी, x। तो हम इसको कैसे कंपेयर, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो ये वर्ड है स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को अब हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे हो रही है, किसी संख्या, जब हम किसी संख्या वर्ड कहीं पर भी मिलेगा तो आपने क्या करना है, आपने उसको x मान लेना है या y मान लेना है। फिर ये क्या कह रहा है, कंडीशन क्या लगा है, उसका आधा, यानी कि जो संख्या है हमारे पास स्टार्टिंग में उसका आधा कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डिवाइड का निशान, यानी कि संख्या को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो बटा में 2 कर दिया। फिर कह रहा उसमें से 10 रुपये घटा दिए, तो हमारे पास जो संख्या थी उसको हमने आधा कर दिया। आधा करने के बाद उसमें से घटा रहे 10, तो दूसरी कंडीशन ये भी हमने लगा दी। तब हमारे पास क्या बचा, संख्या का आधा करके उसमें से 10 रुपये बचे, तो ये हमारे पास बचा। जैसे कि ये बाउल था, बाउल में x कंचे इसने डाले थे, x कंचे दूसरे दोस्त ने डाले थे, इसमें से 7 कंचे माइनस कर दिए थे, तो ये हमारे पास बचा था। तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, यहाँ पर ये बचेगा x/2 माइनस 10, और इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है, इसकी वैल्यू वो कह रहा है 40 रुपये है, यानी कि अब भी उसकी जेब में कितने रुपए हैं, 40 रुपये हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना है इसकी वैल्यू 40 है। तो इसको हमने क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये 7th क्लास का एक क्वेश्चन बन जाता है कि जब हम इसको इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन भी मिलेगा। और अभी आप सिर्फ ये देखें कि कोई भी जो सिचुएशन है, कोई भी स्टेटमेंट है जिसमें अननोन क्वांटिटी और नॉन क्वांटिटी का आपस में रिलेशन दिखाते हैं, तो अलजेब्रा में सबसे बेसिक फाउंडेशन यही है। ऐसी ये सिचुएशन भी दिखाई गई है कि मान लो कोई कहता है कि मेरे पास 2 जेब हैं और दोनों जेब में समान पैसे हैं, तो समान पैसे का मतलब ये हुआ कि इस जेब वाले भी x और दूसरी जेब वाले भी x, तो वो x और x कितने हो गए, 2x हो गए। और दोनों जेब में जितने पैसे हैं उन दोनों में से कुल पैसों में से 5 रुपये उसने माइनस कर दिए। अब उसके पास जो बचे हैं वो किसके बराबर है, एक जेब में 5 रुपये जोड़ने के बराबर है। अब इसको हम दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं कि किसी संख्या के दुगने, किसी संख्या के दुगने, किसी संख्या के दुगने में से 5 घटाने पर उसी संख्या में 5 जोड़ने के बराबर होता है, बराबर होता है। तो जो हमारी सिचुएशन है, जो हम किसी भी कंडीशन को किसी नॉन क्वांटिटी और अननोन क्वांटिटी के साथ रिलेशन में लेते हैं, तो उसको हम बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उससे भी एडवांस में क्या बन जाती है, अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। ये खाली एक एक्सप्रेशन है, एक कंडीशन, एक या दो कंडीशन बना करके जब हमने एक एक्सप्रेशन बनाया, फिर एक और एक्सप्रेशन जब उनको आपस में कंपेयर करते हैं तो क्या बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाती है, यानी कि बीजीय समीकरण। इक्वेशन को हम समीकरण बोलेंगे, बीजीय समीकरण। तो बच्चों इसमें आपने देखा कि जो हमारी ये स्टेटमेंट अभी बोली है, इसको हम चेक करके देखते हैं कि क्या हमने ये बीजीय जो हमारा एक्सप्रेशन बना हुआ है, जो इसको हमने सही बनाया है या फिर इसके अकॉर्डिंग ये है कि नहीं है।
चलिए देखते हैं। तो किसी संख्या, जब भी आपको मैंने बताया था कि किसी संख्या वर्ड आ जाए तो उसको हमने क्या मानना है, एक्स मानना है। तो हमने किसी संख्या को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक। उसके दुगुने, तो जब हमने किसी संख्या को एक्स माना तो एक्स का दुगुना, तो यानी कि 2 से गुना लिख दिया, तो x का दुगुना। फिर क्या करा, उसमें से 5 घटाएं, तो ये हमने क्या घटा दिया, 5 घटा दिया। तो इस बात को हमने देखना कि इसने 2 शर्तें लगाई कि जो हमारे पास संख्या थी उस संख्या का पहले करेंगे दुगुना, फिर उस दुगुना करे हुए में से करेंगे 5 घटाएंगे। तो ये 2 स्टेटमेंट, ये इस एक पहली स्टेटमेंट के अंदर इसने 2 कंडीशन लगाई। उन 2 कंडीशन लगाने पर हमारा एक बीजीय व्यंजक बन गया 2x - 5। ऐसे ही फिर ये क्या कह रहा है, पर उसी संख्या यानी कि जो संख्या थी उस संख्या हमारी थी x, उसी संख्या में 5 जोड़ने के बराबर होता है, तो ये 5 इसमें जोड़ दिया और क्या है, बराबर है, तो ये बराबर का निशान लग गया। यानी कि ये वाला व्यंजक जो पहली बात में इसने बोली थी 2 कंडीशन, वो चीज़ किसके बराबर है, बाद में जो बोली गई बात है उनके बराबर है। इसका मतलब हमने ये जो बीजीय व्यंजक है इसकी स्टेटमेंट कह लो, इसका कथन कह लो, ये है सही, और इस कथन से हमने दोबारा से ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें बेटा आपके ये बेसिक टर्मिनोलॉजी में दोबारा से फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट किया, उस एक्सप्रेशन को हमने एक सिचुएशन, एक कथन, एक स्टेटमेंट, एक स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सिंबॉलिक फॉर्म में। जब हम किसी भी संख्या को, किसी भी वस्तु के संख्या को हम x मान लेंगे, जो चीज़ हमें पता नहीं है, जो चीज़ की संख्या हमें ज्ञात नहीं है, तो हम उसको x लेते हैं। तो एक दोस्त ने x डाला था, दूसरे ने भी x डाला, तो दोनों के कंचे मिल करके जुड़ जाएंगे। हमें पता है कि x और x 2x होता है। फिर क्या बन जाएगा कि 7 कंचे निकाल लिए, तो मान लो 7 कंचे निकाले तो उसको हम माइनस में 7 करेंगे। तो ये एक स्थिति थी, स्थिति को हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा, तो ये कंप्लीट हुआ आपका। फिर इसके बाद हमारी है वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। आपने समझा कि ये जो टर्म है इसमें x हमारा क्या है, वेरिएबल है, इनको हम चर बोलते हैं, साथ हमारा अचर है, और इस प्रकार से ये आपकी क्लियर होगी। अब मैं इसमें आपको कोफिशिएंट क्लियर करने जा रहा हूँ। कोफिशिएंट इसमें क्या होगा बेटा, चाहे आपकी ये वाला एक एक्सप्रेशन है, इसमें आप देखेंगे कि जो चर यूज होगा उस चर के साथ गुणांक, यानी कि हिंदी में एक वर्ड लेते हैं हम, कोफिशिएंट को बोलते हैं गुणांक। और गुणांक जो वर्ड है इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो हम पाएंगे कि गुणा में जो है अंक, यानी कि वो अंक जो गुणा में है, तो चर के साथ गुणा में कौन है, 2 गुणा में है। खाली गुणा नहीं होता, भाग वाले को भी हम गुणा में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में जो x की डिवाइड में 2 है उसको हम लिख सकते हैं x गुणा में 1/2, x गुणा में 1/2। तो x के साथ गुणा में कौन हुआ, मैं इसको थोड़ा सा फिर लिख के दिखा रहा हूँ। x/2 को हम लिखेंगे x गुणा 1/2। तो वास्तव में जो x/2 है वो हम देखेंगे x की गुणा 1 से करी तो क्या हो गया, x एकम x और बटा 2। तो x/2 वास्तव में x के साथ 1/2 की गुणा है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन हुआ, 1/2 हुआ। तो गुणांक हमारा क्या होता है, जो चर के साथ गुणा में होता है वो गुणांक होता है। अब आपसे पूछे कि अचर पद बताओ, यानी कि कॉन्स्टेंट्स बताओ, तो अचर पद कौन है, यहाँ पर -10 है, और इसमें कौन है, वो -7 है। इसमें यहाँ पर इस स्टेटमेंट में देखें तो -5 है। अब पूछे आपसे डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन, यानी कि उसमें जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की डिग्री क्या है। तो जब भी कोई वेरिएबल होगा उसमें अगर हमने कोई डिग्री नहीं लिखी तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी। तो यहाँ पर डिग्री 1 है, पावर 1 है, ऐसी डिग्री 1 बोल लेंगे। इसके अंदर डिग्री 2 है क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर 2 है। तो इस प्रकार से ये आपके क्लियर हो जाते हैं। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का डिफरेंस भी मैं क्लियर कराता हूँ। जब कोई वेरिएबल डिफर कर जाए तो वो अनलाइक टर्म होती हैं, या उनकी डिग्री डिफर कर जाए। मैं 1-2 एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ये हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया, इसमें x की पावर क्या है, 1 है, तो ये 2x - 7। तो यहाँ x हमारा वेरिएबल है और इसकी डिग्री 1 है। तो ये आपकी, अगर मैं चेक करूँ इसके साथ तो इसमें भी 2x है, तो x और x वेरिएबल दोनों में समान है। फिर डिग्री देखते हैं, डिग्री इसकी भी 1 और इसकी भी 1 है, तो दोनों चीज़ों को चेक करेंगे, डिग्री को भी और वेरिएबल को भी। मान लो मैं एक और ले लेता हूँ, ये देखो इसमें भी हमारा वेरिएबल कौन है, x है, और डिग्री 1 है, तो ये आपस में लाइक टर्म है। ये भी x और ये भी x, डिग्री दोनों की 1 है, तो ये भी लाइक टर्म है। इसको देखें जरा, x² + 36, तो x² + 36 है, तो यहाँ पर वेरिएबल तो सेम है लेकिन डिग्री में फ़र्क आ गया।
डिग्री यहाँ पर कितनी है, 2 है, और इसमें डिग्री 1 है, और इसमें भी डिग्री 1 है, इसमें भी डिग्री 1 है। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इस टर्म के साथ ये टर्म कोई भी आपस में लाइक टर्म इसके जैसी नहीं है, इसलिए इनको हम अनलाइक टर्म बोल लेंगे। तो जो भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं उसके जो बेसिक कंपोनेंट है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वो मेरे ख्याल से आज आप समझ पाए होंगे। और इसको यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आगे की जो आपके ऑपरेशन होने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो बहुत इजीली हो जाएंगे और आपको अलजेब्रा से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। और अलजेब्रा पे आपकी इतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी कि अलजेब्रा आपको सभी क्लासेस का बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। और सभी बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से वीडियो को देखें और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। चाहे आपने 2 मैंने एग्जाम्पल लिए तो उन 2 एग्जाम्पल को ही फिर अपने बुक से मिला के देखें। 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में आपको इस तरह के जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 2 8वीं क्लास में है, 7वीं क्लास में चैप्टर नंबर 7 है, तो इनमें आपको ये सभी अच्छी तरह से मिलेंगे। और आपको इसने शेयर करना है और सब्सक्राइब करना ताकि आपको नोटिफिकेशन इसका जल्दी से जल्दी मिले और आपकी कोई भी इसमें मिस ना करें। तो बहुत ही आज की वीडियो इम्पोर्टेंट है, आप इसको, और बेसिक वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। और आज एक नई प्लेलिस्ट में शुरू करने जा रहा हूँ 9th क्लास के लिए भी और 10th क्लास के लिए भी। अगर आपके कोई लिंक में कोई फ्रेंड हैं जो 9th 10th में पढ़ते हैं तो उनके लिए भी एक आज वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप उनको भी शेयर करें। थैंक यू ऑल।